तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो पहली नजर में शायद थोड़ा साधारण लगे। हाँ, मतलब ये भूगोल की एक स्कूल की किताब का अध्याय है। बिल्कुल। विषय है मानचित्र। अब हम सबने स्कूल में नक्शे देखे हैं, दीवारों पे टंगे हुए, एटलस में। लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये असल में कोड में लिखे गए संदेश हैं। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। ये दुनिया की कहानियां हैं जो एक सपाट कागज पर बताई जाती हैं। तो आज हमारा मिशन यही है, इस कोड को तोड़ना और मानचित्रों की छिपी हुई भाषा को समझना। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर मानचित्र के पीछे एक चुनाव होता है। एक गोल 3D दुनिया को एक सपाट 2D कागज पर लाना, ये अपने आप में एक समझौता है। हाँ। इस प्रक्रिया में जो नक्शा बना रहा है वो ये तय करता है कि क्या दिखाना है, क्या छिपाना है और किसे बड़ा या छोटा दिखाना है। अच्छा, और यही चुनाव दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देते हैं, अक्सर उन तरीकों से जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। तो हाँ, ये एक भाषा सीखने जैसा ही है। बिल्कुल। तो इस भाषा के सबसे पहले नियम से शुरू करते हैं। मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि जब हमारे पास ग्लोब है, जो पृथ्वी का लगभग एक सटीक 3D मॉडल है, हाँ, तो फिर हमें इस सपाट कागज के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। देखिए, ग्लोब शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। जब आपको पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना हो, महाद्वीपों के असली आकार और दूरी को समझना हो, तो ग्लोब से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। जैसे? जरा सोचिए, क्या आप एक ग्लोब को अपनी जेब में रखकर कहीं ले जा सकती हैं? या अगर आपको सिर्फ दिल्ली के करोल बाग की गलियों का नक्शा चाहिए, तो क्या एक ग्लोब आपकी कोई मदद कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पर तो पूरा भारत एक अंगूठे जितना देखेगा। स्रोत में एक बड़ा मजेदार उदाहरण भी है, एक रबर की गेंद वाला। हाँ, और वो मानचित्र बनाने की जो मूल चुनौती है उसे दिखाता है। अच्छा। अगर आप एक रबर की गेंद पर बनी तस्वीर को काटकर सपाट करने की कोशिश करेंगे तो वो तस्वीर खिंच जाएगी, बिगड़ जाएगी। एक गोले को बिना तोड़े मरोड़े सपाट करना मतलब गणितीय रूप से असंभव है, लेकिन मानचित्र यही असंभव काम करने की कोशिश करते हैं। तो वे हमें किसी एक छोटे हिस्से की जानकारी देते हैं। हाँ, चाहे वो एक देश हो, एक शहर हो या आपका अपना मोहल्ला, उसकी विस्तृत जानकारी। एक अच्छे नक्शे में इतनी जानकारी हो सकती है जितनी एक पूरी किताब में भी न हो। तो असल में मानचित्र एक जरूरी समझौता है। बिल्कुल, सटीकता और उपयोगिता के बीच का समझौता। तो अगर एक नक्शा दुनिया को समेटने का एक तरीका है, तो ये भी साफ है कि आप एक ही समय में सब कुछ नहीं दिखा सकते। आपको चुनना होगा। हाँ, आपको चुनना होगा कि आपकी कहानी का हीरो कौन है, और शायद यहीं से अलग अलग तरह के नक्शों का जन्म होता है ना? बिल्कुल सही। आपका चुनाव ही आपके नक्शे का प्रकार तय करता है। स्रोत मुख्य रूप से 3 प्रकारों पर ध्यान देता है। पहला है भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप्स। हाँ, ये पृथ्वी की कुदरती कहानी सुनाते हैं। कुदरती कहानी मतलब कहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, कहाँ विशाल मैदान है, कहाँ गहरी नदियां बहती हैं। ये वो नक्शे हैं जो दिखाते हैं कि इंसान के आने से पहले ये धरती कैसी दिखती थी। और फिर आते हैं राजनीतिक मानचित्र, यानी पॉलिटिकल मैप्स, जिन्हें हम सबसे ज्यादा देखते हैं। हाँ, ये इंसानी कहानी सुनाते हैं। ये हमारी बनाई हुई दुनिया का चित्र है। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि हमने धरती को कैसे बांटा है, देशों, राज्यों और शहरों की सीमाओं के जरिए। दिलचस्प बात यह है कि ये 2 नक्शे, भौतिक और राजनीतिक, अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। अच्छा, वो कैसे? एक भौतिक नक्शा शायद एक विशाल पर्वत श्रृंखला दिखाएगा जो स्वाभाविक रूप से लोगों को अलग करती है, लेकिन एक राजनीतिक नक्शा उसी पर्वत के बीच से एक सीधी रेखा खींच देगा। हाँ, एक मनमानी रेखा खींचकर एक सीमा बना देगा। यहीं से आप भूगोल में शक्ति और राजनीति का खेल देखना शुरू करती हैं। वाह! नक्शे सिर्फ भूगोल नहीं दिखाते, वे इरादे भी दिखाते हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। लेकिन स्रोत में एक तीसरे प्रकार का भी जिक्र है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, थीमैटिक मानचित्र। हाँ, ये नाम ही बताता है कि ये किसी खास थीम पर आधारित है। तो ये क्या करते हैं? ये असल में डेटा को कहानी में बदलने वाले नक्शे हैं। ये किसी एक विषय पर गहराई से बात करते हैं। जैसे एक नक्शा सिर्फ ये दिखा सकता है कि देश में कहाँ-कहाँ सड़कें हैं। ओके। दूसरा ये बता सकता है कि किस इलाके में कितनी बारिश होती है, या फिर उद्योगों का फैलाव कहाँ-कहाँ है। ये किसी एक विषय की पूरी कहानी
परत दर परत खोलते हैं। इसका कोई और मजेदार उदाहरण दे सकते हैं जहां दो थीमेटिक नक्शों को मिलाकर कोई गहरी बात पता चले? जरूर। जरा सोचिए, आपके पास एक शहर का थीमेटिक नक्शा है जो दिखाता है कि शहर में पार्क और हरे भरे इलाके कहाँ हैं। ठीक है। अब आप एक दूसरा थीमेटिक नक्शा लेते हैं जो उसी शहर में मोहल्लों के हिसाब से औसत आय दिखाता है। समझ गया। जब आप इन दोनों नक्शों को एक के ऊपर एक रखती हैं और आपको पता चलता है कि लगभग सारे बड़े पार्क सिर्फ अमीर इलाकों में हैं, तो वो नक्शा अब सिर्फ पेड़ों और हरियाली के बारे में नहीं रह जाता। वो अचानक से सामाजिक और आर्थिक असमानता की कहानी सुनाने लगता है। बिल्कुल, यही थीमेटिक मानचित्रों की ताकत है। ये तो कमाल है। तो ये साफ है कि नक्शे सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, इनकी अपनी एक पूरी व्याकरण है, एक भाषा है। हाँ। तो चलिए इस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत कहता है कि इसके 3 मुख्य घटक हैं। पहली चाबी है दूरी। हाँ, डिस्टेंस। और दूरी को पैमाने यानी स्केल के जरिए दिखाया जाता है। यह मानचित्र का सबसे बुनियादी नियम है। पैमाना। हाँ, पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी और नक्शे पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। जाहिर है आप 500 किलोमीटर लंबे देश को 500 किलोमीटर लंबे कागज पर तो नहीं बना सकते। नहीं, बिल्कुल, आपको उसे छोटा करना होगा। पैमाना यही बताता है कि उसे कितना छोटा किया गया है। ठीक है, लेकिन यहीं पर स्रोत में एक ऐसी बात लिखी है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। छोटे पैमाने और बड़े पैमाने वाले मानचित्र। हाँ। सुनने में तो ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने वाला नक्शा किसी बड़ी जगह का होगा। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो सबको उलझाती है। ये थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन इसे समझने का एक आसान तरीका है। बताइए। इसे एक कैमरे के जूम लेंस की तरह सोचिए। जब आप किसी बहुत बड़े इलाके जैसे पूरे महाद्वीप को एक छोटे से कागज पर दिखाते हैं तो आप बहुत ज्यादा जूम आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र यानी स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। इसमें आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, बस मोटी मोटी चीजें दिखती हैं। और बड़े पैमाने वाला इसका उल्टा हुआ, मतलब ज्यादा जूम इन। एकदम सही। जब आप किसी छोटे इलाके जैसे अपने शहर या गांव का नक्शा बनाते हैं तो आप उस पर जूम इन कर रहे होते हैं। इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र यानी लार्ज स्केल मैप कहते हैं। और इसमें जानकारी बहुत ज्यादा होती होगी, बहुत ज्यादा। हर गली, हर चौराहा, शायद दुकानें भी। तो याद रखने वाली बात यह है, बड़ा पैमाना मतलब ज्यादा जूम, ज्यादा जानकारी। जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। और छोटा पैमाना मतलब कम जूम, कम जानकारी। जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। सही पकड़ा। वाह, कैमरे के जूम लेंस वाला उदाहरण बेहतरीन है। अब यह हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो दूसरी चाबी है दिशा, डायरेक्शन। ज्यादातर नक्शों में ऊपर की तरफ एक तीर बना होता है जिस पर N या U लिखा होता है। इसे उत्तर रेखा, नॉर्थ लाइन कहते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है। वो कैसे? अगर आपको एक दिशा यानी उत्तर पता चल जाए तो आप बाकी सारी दिशाएं दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अपने आप पता लगा सकती हैं। हाँ, ये तो है। इन चारों को प्रधान दिग्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। ये पूरी दुनिया के नक्शों को एक मानक देता है, एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट, ताकि हर कोई उन्हें एक ही तरह से पढ़ सके। बिल्कुल। और अगर हम कहीं बीच में खड़े हों और हमें पता ही ना हो कि उत्तर किधर है, तो उसके लिए भी तो एक यंत्र का जिक्र है स्रोत में। हाँ, दिक्सूचक यानी कंपस। उसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। ये एक छोटा सा यंत्र है, लेकिन इसने सदियों तक खोजकर्ताओं और नाविकों को रास्ता दिखाया है। ये हमें नक्शे को सही दिशा में रखने में मदद करता है। और अब आते हैं तीसरी और मेरे हिसाब से सबसे जादुई चाबी पर, प्रतीक, सिंबल्स। ये मानचित्रों की सार्वभौमिक भाषा है। ये बहुत बड़ी बात है। सार्वभौमिक भाषा? हाँ, आप एक नक्शे पर असली इमारतें, पुल, रेलवे लाइन या पेड़ नहीं बना सकते। ये असंभव है। सही बात है। इसलिए आप कुछ निश्चित अक्षरों, रंगों, चित्रों या रेखाओं का इस्तेमाल करती हैं। ये प्रतीक कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का एक बहुत कारगर तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भाषा को सीखने के लिए आपको किसी देश की भाषा जानने की जरूरत नहीं है। यही इसका जादू है। स्रोत बताता है कि इन प्रतीकों के इस्तेमाल पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक या कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि रेलवे लाइन, पक्की सड़क, चर्च या पोस्ट ऑफिस का प्रतीक भारत के नक्शे पर जैसा होगा वैसा ही ब्राजील या जापान के नक्शे पर भी होगा। बिल्कुल। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी नक्शे को पढ़कर
बुनियादी जानकारी हासिल कर सकता है। रंगों का भी तो इसी तरह इस्तेमाल होता है, जैसे पानी के लिए हमेशा नीला रंग। हाँ, रंग भी इसी सार्वभौमिक भाषा का हिस्सा है। आमतौर पर पानी के लिए नीला, पहाड़ों के लिए भूरा, पठार के लिए पीला और मैदानों के लिए हरा रंग इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा विजुअल कोड है जिसे हमारा दिमाग तुरंत समझ जाता है। ये सब सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं दोस्तों को अपने घर का रास्ता बताने के लिए कागज पर कुछ आड़ी तिरछी लाइनें खींच देता था। और वो हमेशा गलत जगह पहुंच जाते थे। हाँ, अब मुझे समझ आया कि मैं जो बना रहा था वो शायद नक्शा था ही नहीं। मुस्कुराते हुए, आपका अनुभव बिल्कुल सही जगह चोट करता है। आप जो बना रहे थे वो एक रेखा चित्र था, एक स्केच। रेखा चित्र याददाश्त और अंदाजे पर आधारित एक कच्चा चित्र होता है। उसमें पैमाना नहीं होता। आप बस ये बताते हैं कि यहाँ से सीधे जाना, फिर एक बड़ी दुकान से दाहिने मुड़ना। ये रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी तो है, लेकिन ये मानचित्र नहीं है। नहीं। और खाका क्या है? प्लान? वो आर्किटेक्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं? हाँ, खाका बिल्कुल अलग चीज है। यह एक बहुत छोटे क्षेत्र, जैसे एक कमरा या एक घर, उसका बड़े पैमाने पर बनाया गया चित्र। बिल्कुल। यह पूरी तरह पैमाने पर आधारित होता है और बहुत बारीक जानकारी दिखाता है, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। तो अगर एक नक्शा हमें शहर दिखाता है, तो एक खाका हमें उस शहर के अंदर एक घर के अंदर का कमरा दिखाता है। एकदम सही। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटे तो हमने एक साधारण से दिखने वाले विषय की कितनी परतें खोली। हाँ, हमने ग्लोब और मानचित्र के बीच के जरूरी समझौते को समझा, ये जाना कि कैसे भौतिक, राजनीतिक और थीमैटिक नक्शे अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। और फिर हमने दूरी, दिशा और प्रतीकों की मदद से नक्शों के कोड को तोड़ना भी सीखा। बिल्कुल। मानचित्र सिर्फ हमें ए से बी तक पहुंचाने का जरिया नहीं है। वे संचार के बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। एक ऐसी भाषा जो सीमाओं से परे है। हाँ, एक ऐसी भाषा जो हमारी विशाल और जटिल दुनिया को एक समझने लायक दस्तावेज में बदल देती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में प्रतीकों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति का जिक्र है, एक ऐसी दृश्य भाषा जिसे सब समझ सकते हैं। आज हम डिजिटल मैप्स के युग में जी रहे हैं, जहां गूगल मैप्स की आवाज हमें बताती है कि अब बाएं मुड़े। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रतीकों की ये सार्वभौमिक दृश्य भाषा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है या कम? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जब हम सिर्फ बोलकर बताए गए निर्देशों पर निर्भर रहते हैं और उस नीली लकीर का आंख बंद करके पीछा करते हैं, तो हम कौन सी जानकारी खो रहे हैं? हाँ, क्या हम सिर्फ मंजिल तक पहुंच रहे हैं या रास्ते को भी समझ रहे हैं? उस स्क्रीन पर दिखने वाले पार्क के हरे धब्बे, नदी की नीली लकीर, क्या हम उन्हें सच में देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आसान नेविगेशन के लिए हम अपने आसपास की दुनिया को पढ़ने की काबिलियत खोते जा रहे हैं?